हेलो बच्चों, वेलकम बैक। जैसे कि हमने पहले डिसाइड किया था कि इस लेक्चर में हम समझेंगे एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम को। अब ये जो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम है वो क्या है? अभी हमने सेल की बहुत सारी ऑर्गेनेलीज के बारे में पढ़ा है, सुना भी है कि सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वेसिकल्स, गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम्स, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, पेरिऑक्सिसोम्स, ये सभी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट हैं हमारे सेल के अंदर। सभी नहीं, मतलब जैसे क्लोरोप्लास्ट है, ये प्लांट सेल में होगा बट एनिमल सेल में ये एब्सेंट होगा। अब ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम अलग से कहाँ है? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में हम ये कुछ ऑर्गेनेलीज जो आपस में लिंक होकर के काम कर रही हैं, हम उनके बारे में स्टडी करेंगे। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आने वाली जो ऑर्गेनेलीज हैं वो है आपकी ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी, लाइसोसोम्स, वेसिकल्स। ये सभी जो ऑर्गेनेलीज यहाँ पर ड्रॉ हैं ये पार्ट हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का। ठीक है, अब बाकी ऑर्गेनेलीज के बारे में क्या है? क्या इनके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं है? इनके ऊपर मेम्ब्रेन है, मगर ये इनके साथ एसोसिएट होकर काम नहीं करते। इनका एक अपना अलग काम है और इनका आपस में कोई इनसे कनेक्शन नहीं है। कहने का मतलब ये है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वेसिकल्स, गोल्जी और लाइसोसोम्स, दे ऑल वर्क इन कोऑर्डिनेटेड मैनर। जबकि बाकी के ये जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज हैं इनका फंक्शन इनके साथ कोऑर्डिनेटेड नहीं है, सो दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में सबसे पहले जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज वी आर स्टडिंग अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाउ व्हाट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? शॉर्ट फॉर्म इसका है ईआर। ठीक है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नेम से हमें क्या समझ में आता है? एंडो means inside and plasmic word is for cytoplasm, रेटिकुलम मतलब नेटवर्क। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक नेटवर्क है साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये नेटवर्क का स्ट्रक्चर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये टाइनी टिब्यूल से बना हुआ स्ट्रक्चर है साइटोप्लाज्म के अंदर एंड दिस इज विजिबल ओनली इन एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, ट्यूबुलर शेप स्ट्रक्चर है, तो इसका हम कह सकते हैं इट इज़ विजिबल अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। व्हाट अबाउट द शेप? इट इज़ ट्यूबुलर इन शेप। ना ये काफ़ी एलैबोरेटेड स्ट्रक्चर है, तो हम ये कह सकते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑलमोस्ट सेल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। एक जो इसके अंदर का ल्यूमेन है जिसको ल्यूमिनल कंपार्टमेंट बोलते हैं, और दूसरा ये बाहर का साइटोप्लाज्म का यूनिट जिसको साइटोप्लाज्मिक कंपार्टमेंट बोलते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने सेल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक इसके अंदर जो ल्यूमिन है और एक बाहर का साइटोप्लाज्मिक कंपार्टमेंट। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाउ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू टाइप्स हैं, एक जिनके ऊपर ये राइबोसोम्स लगे हुए हैं एंड दे अपीयर टू बी रफ, ये रफ दिखते हैं, ये ज़्यादा हैं, दे आर मोर एक्सटेंसिव एंड दे आर नोन एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के कंटिन्यूएशन में है। ठीक है, यू कैन सी इट फ्रॉम द डायग्राम हेयर कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसकी कंटिन्यूएशन में ही ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ये यू कैन सी दीज डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स, दीज डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स आर राइबोसोम्स। अब ये जो राइबोसोम्स हैं, अगर हम इसका थोड़ा सा यहाँ पर समझने की कोशिश करें तो इट इज़ मेड अप ऑफ टू यूनिट्स, वन लार्ज सब यूनिट एंड वन स्मॉल सब यूनिट। ठीक है, और यूकैरियोटिक सेल में जो राइजोसोम है हम वो बोलते हैं 80S का राइजोसोम है। ठीक है, चलिए
आगे बढ़ते हैं. नाउ डिस्कसिंग अबाउट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यू कैन सी हियर. इसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं है. इट इज़ डिवॉइड ऑफ राइबोसोम्स और इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल स्मूथ है. ठीक है. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डज नॉट हैव राइबोसोम और इसकी अपीयरेंस स्मूथ है, इसीलिए इसका नाम है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डेवलपमेंट कैसे है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से डेवलप होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर राइबोसोम अटैच है. धीरे धीरे इनमें से राइबोसोम्स रिमूव हो जाते हैं एंड दिस इज लेफ्ट आउट एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है. तो डेवलपमेंट कैसे है इसकी. न्यूक्लियर एनवेलप से आरईआर की डेवलपमेंट होती है. आरईआर के ऊपर से अगर राइबोसोम्स हट जाएं तो ये आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना देते हैं. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट आरईआर एंड एसईआर, इसके डिफरेंस के बारे में. आरईआर as the name suggests it's rough endoplasmic reticulum. SER is smooth endoplasmic reticulum. RER का जो tubules है they are more extensive. बहुत ज़्यादा अमाउंट में RER की डिस्ट्रीब्यूशन है सेल के अंदर, जबकि SER जो है वो लेस एक्सटेंसिव है. RER के साथ राइबोसोम अटैच हैं. अभी अटैच कैसे हैं. लार्ज सब यूनिट राइबोसोम के ऊपर अटैच होती है और स्मॉल सब यूनिट की अटैचमेंट डायरेक्टली आरईआर से नहीं है. जैसे यहाँ पर देखते हैं वापस, ये देखिए इसके ऊपर जो ये राइबोसोम अटैच्ड है, इसका लार्ज सब यूनिट इज अटैच टू दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और उसके ऊपर जो छोटा सा डॉट यहाँ पर है स्मॉल सब यूनिट, दैट इज नॉट डायरेक्टली अटैच टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है. अब RER is found in the cell. RER is found in cell axis in involved in protein synthesis. Now यहाँ पर जो आपको बात समझनी है कि जो RER है उसके ऊपर लगा हुआ राइबोसोम. राइबोसोम का काम है प्रोटीन सिंथेसिस. अब RER उन सेल्स में ज़्यादा पाया जाता है जहाँ पर प्रोटीन का सिंथेसिस ज़्यादा होता है. ठीक है. प्रोटीन सिंथेसिस में RER हेल्प करता है. मतलब जिन सेल्स में प्रोटीन सिंथेसिस का काम ज़्यादा हो रहा है वहाँ पर RER है. क्यों RER वहाँ पर ज़्यादा है. क्योंकि RER के ऊपर राइबोसोम्स हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करते हैं. ये उन सेल्स में भी ज़्यादा होता है जहाँ पर सिक्रीशंस ज़्यादा होती हैं. ठीक है. वेयर एज SER इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर लिपिड सिंथेसिस. SER किस काम आएगा. लिपिड बनाने के काम आएगा. एनिमल सेल में SER is involved in biosynthesis of steroid hormone. ठीक है. एनिमल सेल में SER से हार्मोन्स भी बनते हैं जैसे टेस्टोस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन. नाउ दीज हार्मोन्स दे आर नोन एज स्टेरॉयड हार्मोन. ठीक है. SER ऑफ द मसल सेल स्टोर कैल्शियम. जो SER है मसल सेल्स के जो SER है उसके अंदर कैल्शियम आयंस स्टोर होते हैं और SER इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटॉक्सिफिकेशन इन लिवर सेल. ठीक है. जो डिटॉक्सिफिकेशन का काम है वो SER कर रहा है लिवर सेल्स में. ठीक है. अभी आप याद रख सकते हैं लिवर जो SER है आपका वो लिपिड सिंथेसिस कर रहा है. इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं स्मूथनेस इज़ द रिलेटेड टू लिपिड फैट्स. ठीक है. और रफ इज़ फॉर प्रोटीन. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ गोल्जी एपरेटस. गोल्जी एपरेटस को सबसे पहले डिस्कवर किया था कैमिलियो गोल्जी ने इन 1898 और उन्होंने क्या देखा कि एक रेटिकुलर लाइक स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस के पास. ही जस्ट ऑब्जर्व्ड अ रेटिकुलर लाइक स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस एंड उसको नाम उसने दिया गोल्जी बॉडीज़. अब गोल्जी बॉडीज़ का कैसा स्ट्रक्चर है. ये स्टैक्ड मतलब ये जो आपको इंडिविजुअल्स दिख रहे हैं एक एक यूनिट, दीज फ्लैट डिस्क शेप्ड सैक्स दे आर कॉल्ड सिस्टर्ने. ये बिल्कुल फ्लैट होती हैं, डिस्क शेप है, एक के ऊपर एक रखी हुई हैं, स्टैक हो रखी हैं एक दूसरे के ऊपर, पैरेलल हैं
एंड मोर ओवर दे आर इंटरकनेक्टेड। ठीक है, डायमीटर भी इसका आपको याद रखना है 0.5 से 1 माइक्रोमीटर। अब ये एक गॉल्जी में कितने सिस्टर्न होते हैं? दिस इज वेरिएबल, इट इज़ नॉट फिक्स्ड कि कितने नंबर ऑफ सिस्टर्न होंगे। ठीक है, अब एनिमल सेल और प्लांट सेल में गॉल्जी का थोड़ा स्ट्रक्चर डिफरेंट है, जो कि हम यहाँ से रीड करते हुए आगे जाएंगे। एनिमल सेल में गॉल्जी जो है वो एक ग्रुप में, सिस्टर्ने का एक ग्रुप है, उसमें बने रहते हैं। दे आर फाउंड इन अ ग्रुप, दी सिस्टर्ने दे आर फाउंड इन अ ग्रुप। जबकि प्लांट सेल में जो गॉल्जी है उसके जो सिस्टर्न है दे आर नॉट फॉर्मिंग अ ग्रुप, वो ग्रुप में नहीं है, वो अलग अलग हैं और इनको हम कहते हैं डिक्टियोसोम्स। ठीक है, अब इनकी अरेंजमेंट देखते हैं कैसे है। नाउ दीज सिस्टर्न्स दे आर कॉन्सेंट्रिक। अब कॉन्सेंट्रिक मतलब दे, अगर इसका हम सर्कल बनाएं, इसका एज्यूम करें कि एक सर्कुलर फॉर्म में है, तो इन तीनों का सेंटर एक कॉमन जगह होगा। ठीक है, मतलब एक ही सेंटर लेके आप इसको और इसको अलग अलग रेडियस के, मतलब ये डिफरेंट रेडियस है लेकिन सेंटर इनका सेम है, तो दैट इज कंसेंट्रिक। दीज सिस्टर्न्स दे आर इंटरकनेक्टेड स्ट्रक्चरली भी और फंक्शनली भी। अगर इनका स्ट्रक्चर देखेंगे तो भी ये कनेक्टेड है और फंक्शनली भी। ठीक है, अब इसमें डायरेक्शन है, इसके दो सरफेस हैं। दिस सरफेस which is facing towards the nucleus is convex and this surface which is facing away from the nucleus is concave। ठीक है, कॉन्केव स्ट्रक्चर न्यूक्लियस से दूर है और कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर न्यूक्लियस के पास है। कॉन्वेक्स साइड को सिस साइड भी बोलते हैं और कॉन्केव साइड को ट्रांस साइड भी बोलते हैं। जो कॉन्वेक्स साइड है दैट इज द फॉर्मिंग फेस, यहाँ पर फॉर्मेशन हो रही है। अभी आप डिटेल इसकी समझेंगे तो इट विल बिकम मोर क्लियर। अभी सिर्फ नाम पे अगर हम फोकस करें, दिस इज मैच्योरिंग फेस। ठीक है, अब फॉर्मिंग फेस का मतलब वेसिकल्स यहाँ से फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, जो ईआर ने वेसिकल बनाए हैं वो यहाँ पर फ्यूज़ हो रहे हैं और जो रेडी वेसिकल्स हैं वो यहाँ से बाहर आ रहे हैं। ठीक है, तो कॉन्वेक्स फेस विच इज सिस फेस, इट इज़ फॉर्मिंग फेस। यहाँ पर वेसिकल ईआर के वेसिकल्स आ रहे हैं और इसके साथ अपने अटैच हो रहे हैं, फिर इनमें मॉडिफिकेशन हो रही है। यहाँ से जो रेडी वेसिकल्स हैं वो बाहर की तरफ मूव आउट कर रहे हैं। यू कैन सी इट फ्रॉम दिस डायग्राम। ये न्यूक्लियस, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये इससे राइबोसोम ना। अब जो भी यहाँ पर मटेरियल बन रहा है, जो भी ईआर प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है, वो इसको वेसिकल्स की फॉर्म में पैक कर रहा है एंड दीज पैक्ड वेसिकल्स ये गॉल्जी की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, गॉल्जी इनको मॉडिफाई करके आगे वेसिकल्स बनाकर फॉरवर्ड सप्लाई कर रहा है। तो आप इसको ऐसे सोच सकते हैं कि एक मतलब गॉल्जी को बहुत सारा काम मिला हुआ है करने के लिए, वो नाराज़ है तो उसने अपनी पीठ कर रखी है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ कि भाई मुझे काम नहीं करना। ठीक है, बट फिर भी काम तो करना है, तो ये चुपके से यहाँ से वेसिकल लेता है पीठ की से और आगे फेस में, सोसाइटी में जैसे हम गुड दिखते हैं तो अपने फेस की साइड से बना कर बाहर भेज रहा है। ठीक है, तो ये मतलब ट्रांसपोर्ट यहाँ से हो रहा है और ये मैच्योरिंग फेस है इसका। तो आई होप इतना क्लियर हुआ आपको। अगर हम इसका फ्लो चार्ट से समझें तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ईआर से जो प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है वो वेसिकल्स में पैक हो रहा है, फिर देन दोज वेसिकल्स दे फ्यूज़ विद द सिस फेस ऑफ गॉल्जी। अब ये सिस फेस से ये वेसिकल्स यहाँ पर फ्यूज़ हो रहे हैं, फिर ये इंटरकनेक्टेड सिस्टर्ने के अंदर मॉडिफिकेशन इनकी हो रही है और ये मॉडिफिकेशन के बाद वेसिकल्स बन के ये बाहर आ रहे हैं फ्रॉम दी ट्रांस फेज। अब इन वेसिकल्स का कुछ भी हो सकता है ना, एज पर द रिक्वायरमेंट बाय द सेल। ये वेसिकल सेल से बाहर भी आ सकते हैं। ठीक है, ये वेसिकल्स सेल के अंदर भी रह सकते हैं। ठीक है, और इंटरसेल्युलर टारगेट को अचीव कर सकते हैं। एंड दे कैन बी लाइसोसोम्स, मतलब इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स हो सकते हैं लाइसोसोम्स, जो बॉडी के अंदर ही, सेल के अंदर ही रह जाएंगे और सेल इनको यूज़ कर लेगा।
देन वी कम टू द फंक्शंस ऑफ गोल्जी। गोल्जी का क्या क्या काम है? पैकेजिंग करना, चीज़ों को सॉर्ट करना, मॉडिफिकेशन करना प्रोटीन की जो ईआर बना रहा है, मतलब ईआर ने सिर्फ एक प्रोटीन की चेन बना दी, ठीक है, और हमको मालूम है जो प्रोटीन लीनियर फॉर्म में आता है वो बॉडी ज़्यादा उसको यूज़ नहीं कर पाती, तो इसको 3D शेप देना, दैट इज़ द फंक्शन ऑफ गोल्जी। इसके साथ अगर प्रोटीन के साथ ग्लूकोज लगाना है, अगर उसकी फर्दर मॉडिफिकेशन में ग्लूकोज लगाना है, यानी कि उसको ग्लाइकोप्रोटीन बनाना है, तो भी गोल्जी का काम है। अगर उस को ग्लाइकोलिपिड बनाना है तो भी गोल्जी का काम है ये करना। मींस गोल्जी के ये सारे फंक्शंस आपकी बुक में दे रखे हैं: पैकेजिंग, सॉर्टिंग, मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन बाय ईआर, लाइसोसोम सिंथेसिस करना, एंड देन सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, चलिए अब थोड़ा लाइसोसोम्स के पास मूव ऑन करते हैं। लाइसोसोम्स क्या हैं? लाइसोसोम्स वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर हैं और इनके अंदर एंजाइम्स हैं। कौन से एंजाइम है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, जो डाइजेशन का काम करते हैं। ठीक है, जो गोल्जी ने बनाए लाइसोसोम्स, ठीक है, उनके अंदर जो एंजाइम्स हैं दे आर हाइड्रोलिटिक एंजाइम, और ये क्या करते हैं? डाइजेशन परफॉर्म करते हैं। कैसे डेवलपमेंट होती है लाइसोसोम्स की? ईआर ने जो प्रोटीन बनाया वो गोल्जी के पास गया, गोल्जी ने उसको मॉडिफाई करा, वेसिकल्स की फॉर्म में दिया। इस वेसिकल्स के अंदर जो और मॉडिफिकेशन हुई, देन लाइसोसोम्स बन के बाहर आए। अब लाइसोसोम्स कहाँ से बाहर आ रहे हैं? कौन से फेज से बाहर आ रहे हैं? लाइसोसोम्स आ रहे हैं ट्रांस फेज से बाहर, और लाइसोसोम सेल्स के अंदर ही रह जाते हैं। दे आर नॉट सिक्रेटेड आउट ऑफ द सेल। ठीक है, अब इसमें कैसे कैसे एंजाइम्स होते हैं? एंजाइम्स दैट आर प्रेजेंट इन लाइसोसोम्स आर लाइपेज, प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेस। लाइपेज का क्या काम है? जैसे हमने पढ़ा कि ये जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स है डाइजेशन करते हैं, तो द नेम सजेस्ट लाइपेज इज फॉर डाइजेस्टिंग ऑफ लिपिड्स। प्रोटीएज प्रोटीन डाइजेस्ट करने के काम आता है, और कार्बोहाइड्रेस ये कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ये तीनों दे आर एक्टिव इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, थोड़ा सा हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि लाइसोसोम्स या गोल्जी का टोटल फंक्शनिंग कैसी है, ये कोलैबोरेटेड फॉर्म में कैसे काम करते हैं। नाउ दिस इज़ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन्स जो सिंथेसिस हुए वो वेसिकल्स की फॉर्म में मूव ऑन हुए और गोल्जी के पास गए। गोल्जी ने उनको मॉडिफाई करा, लिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स, और बना दिए हमारे लाइसोसोम्स। ठीक है, इसमें क्या है? एंजाइम्स हैं। कौन से एंजाइम्स हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। अब ये लाइसोसोम्स सेल के अंदर हैं, अब इन्होंने डाइजेस्ट करना है। ठीक है, फूड सेल के अंदर आ रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस। एज द फूड एंटर्स द सेल इट विल मेक अ फूड वैक्यूल। जैसे ये फूड सेल के अंदर आया, उसने बना लिया फूड वैक्यूल। अब ये लाइसोसोम्स और फूड वैक्यूल मतलब दिस लाइसोसोम कंबाइंस विद दिस फूड वैक्यूल। ठीक है, और ये लाइसोसोम का एक दूसरा फॉर्म बन गया जिसमें कि फूड और जो लाइसोसोम्स के एंजाइम्स है वो मिक्स है। नाउ एट दिस स्टेज वी कैन कॉल दिस लाइसोसोम एज सेकेंडरी लाइसोसोम। अब यहाँ पर खाने का डाइजेशन हुआ, डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब हो गया सेल में, और वेस्ट जो थर्ड फॉर्म हमारी लाइसोसोम की आई वो है टर्शरी फॉर्म, विच इज कैरिंग द वेस्ट, एंड दिस वेस्ट कैन बी थ्रोन आउट ऑफ द सेल। ठीक है, तो यहाँ से हमने इसका हाइड्रोलिटिक फंक्शन पढ़ा कि कैसे डाइजेशन में हेल्प करता है। ये फूड अंदर आ गया और यहाँ से लाइसोसोम बनकर इनको डाइजेस्ट करने में आ गए। लाइसोसोम्स का एक और काम है, जैसे अगर कोई सेल ऑर्गेनाली ओल्ड हो गई एंड इट इज़ नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, इट इज़ नॉट नॉन फंक्शनेबल, तो लाइसोसोम उस
ओल्ड ऑर्गेनाली को भी डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है, देन दैट इज़ नोन एज ऑटोफेज। तो अब इसके रोल्स ज़रा हम यहाँ से देख लें, ठीक है। इंटरसेल्यूलर डाइजेशन में हेल्प करता है। सेल्स लाइक मोनोसाइट्स एंड न्यूट्रोफिल्स आर मैक्रोफेज एंड दे हैव लाइसोसोम्स, ठीक है। नाउ हमने ये पढ़ लिया कि कितनी टाइप के लाइसोसोम्स हैं, प्राइमरी लाइसोसोम्स, सेकेंडरी लाइसोसोम्स, टर्शियरी लाइसोसोम्स एंड ऑटोफेज। यहाँ पर ये डायग्राम से क्लियर है। नाउ मूविंग टू द अनदर टॉपिक दैट इज वैक्यूल, ठीक है। नाउ वैक्यूल इज ऑल्सो अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, और इसके अंदर के कंपोनेंट बाहर से सेपरेटेड हैं। क्या है इसके अंदर? इसके अंदर ज़्यादातर है वाटर, सैप, वेस्ट, अनवांटेड मटेरियल। द मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल इज नोन एज टोनोप्लास्ट, ठीक है। मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल इज नोन एज टोनोप्लास्ट। अब वैक्यूल जो है सेल का 90% ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है इन प्लांट सेल्स, ठीक है। अब वैक्यूल्स के अभी हमने जैसे ऊपर भी पढ़ा, जब फूड आ रहा था तो इट वाज अ फूड वैक्यूल। लेट मी शो यू अगेन, ठीक है। तो ये फूड वैक्यूल, तो वैक्यूल फूड वैक्यूल भी हो सकता है। तो अभी हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ वैक्यूल्स। सैप वैक्यूल, इट इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल, ठीक है। अब सैप क्या होता है? सैप इज वाटर प्लस मिनरल्स, ठीक है। अब वाटर प्लस मिनरल्स का जो वैक्यूल है दैट इज नोन एज सैप वैक्यूल एंड इट इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल, एंड इन प्लांट सेल इट ऑक्यूपाइज अबाउट 90% ऑफ वॉल्यूम। इसकी आउटर लेयर को बोलते हैं हम टोनोप्लास्ट, ठीक है। टोनोप्लास्ट में वही सब रिक्वायर्ड चैनल्स, पंप्स सब रहता है, एंड सैप कंटेन्स मिनरल्स एंड वाटर, ठीक है। और इसमें जो सैप में कॉन्सेंट्रेशन है इट इज़ हायर देन दी साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट जो वैक्यूल आ रहा है आपका वो है फूड वैक्यूल। जैसे अमीबा में हमने पढ़ा कि जो फूड वैक्यूल है, जब अमीबा को फूड सेंस होता है देन इट प्रोड्यूसेस इट्स स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सूडोपोडिया, ठीक है। या इसकी बॉडी एक्सटेंड हो जाती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जिनको सूडोपोडिया बोलते हैं, और ये सूडोपोडिया फूड को अंदर ब्लॉक कर लेता है, मतलब एक पैकेट बनाकर अपने अंदर ले आता है, एंड दैट पैकेट आफ्टरवर्ड इज नोन एज फूड वैक्यूल। तो अमीबा में सूडोपोडिया जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है वो फूड को ट्रैप कर लेती है और एक वैक्यूल बना करके इसकी बॉडी में आ जाता है, विच इज़ नोन एज फूड वैक्यूल। देन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल आपको यूग्लिना में, अमीबा में, पैरामीशियम में, यानी कि फ्रेश वाटर में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स में मिलता है। इसका फंक्शन है ऑस्मो रेगुलेशन। ये एक्स्ट्रा वाटर को बॉडी से रिमूव करने में हेल्प करता है। मीन्स व्हेन द सेल इज केप्ट इन द वाटर, जब सेल वाटर के अंदर प्रेजेंट है तो ऑस्मोसिस से सेल के अंदर काफ़ी पानी आ जाता है, दैट कैन बी हार्मफुल, और वो पानी को निकालना ज़रूरी है। और इस पानी को निकालने का जो प्रोसेस है और जो उसमें वैक्यूल की ज़रूरत है, दैट वैक्यूल को हम कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहते हैं। अब बैक्टीरिया में एक स्पेशल तरह का वैक्यूल प्रेजेंट है विच इज़ नोन एज दी गैस वैक्यूल। नाउ आज के टॉपिक के लिए ये सब, दिस इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर टुडेज टॉपिक। आई होप आप सबको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर बीइंग देयर। नेक्स्ट लेसन में नेक्स्ट लेक्चर के साथ कल फिर मिलते हैं। बाय फॉर टुडे।